नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय आरएसी के विषय पैकेज एसी पे मैं आज आपको प्रशिक्षण दूंगा। इसके लिए हम एक पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं पीपीटी पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हमारा टॉपिक पैकेज टाइप एयर कंडीशनिंग है। इसके कंटेंट्स मैं शुरुआत करूंगा इंट्रोडक्शन से। उसके बाद कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर किस प्रकार का इसमें कंडेंसर इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कितनी एयर क्वांटिटी और कितनी हवा ये सप्लाई करता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसका कार्य किस तरीके से, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तथा आखिरी में हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा जो कंटेंट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो पैकेज एसी जैसा आप लोग जानते हैं, ये एक विंडो एसी का बड़ा वर्जन है। मुझे लगता है कि लगभग आप सभी ने विंडो एयर कंडीशनिंग देखा होगा। एक बक्सा नुमा चीज़ होती है, उसी प्रकार पैकेज एसी भी होता है, लेकिन ये उसका बड़ा वर्जन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विंडो एसी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टन, 2.5 टन या कुछ केसेस में 3 टन से ऊपर नहीं होता है। परंतु पैकेज एसी जो हमारा है वो 3 टन से लेकर 15 से 20 टन का हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है इसकी कैपेसिटी से कि ये हमारे पूरे पूरे घर को, अगर उसमें 4 से 5 कमरे हैं, लॉबी है, सब कुछ है, तो वो एक ही एसी सबको ठंडा कर सकता है। ये एडवांटेज है पैकेज एसी का। छोटी सी जगह लेके ये हमारे पूरे घर को ठंडा कर सकता है। तो जैसा कि ये दूसरा बिंदु है कि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी और जो अगर ठंड में हीटिंग कैपेसिटी भी चाहिए, तो वो पूरे के पूरे घर को या पूरी पूरी एक कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे छोटा कोई होटल है या एक हॉस्पिटल है या किसी कोई भी छोटी बिल्डिंग है जहाँ पे हम पैकेज एसी को इस्तेमाल करके पूरा उसको ठंडा या गर्म कर सकते हैं। तो इसकी रेंज कैपेसिटी जो रेंज है वो लगभग 3 से लेकर 15 से 20 टन की होती है। इससे कम अगर हमको चाहिए तो हम स्प्लिट एसी या विंडो एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें इसे अधिक टनेज चाहिए तो हम सेंट्रल एसी प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग बड़े बड़े अपने होटल वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह में हम लोग देखते हैं। लेकिन वो बहुत अधिक स्पेस लेता है, इसीलिए अगर हमको कम कैपेसिटी चाहिए तो हम पैकेज एसी का इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे पैकेज एसी विंडो एसी की तरह ही है, यानी एक ही डब्बे में सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर एयर कूल्ड हमारा पैकेज एसी है तो ये 2 भागों में, जैसे स्प्लिट एसी होता है उस तरीके का हो सकता है, जिसमें हमारा जो कंडेंसर भाग है वो बाहर वातावरण में बाहर लगा होगा। उसके ऊपर एक पंखा लगा होगा, क्योंकि हमें जो भी ऊष्मा कमरे या घर से निकालनी है वो हमें सराउंडिंग में छोड़नी होगी। इसी प्रकार हम लोग दूसरे कंटेंट पे चलते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है वो है कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये पूरे पूरे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आरएसी के लिए है वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त को प्रवाहित करने का कार्य हार्ट करता है, उसी प्रकार रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करने का कार्य कंप्रेसर करता है। इसी प्रकार इवेपोरेटर, जिससे ये वो कूलिंग कॉयल भी इसको बोलते हैं, जहाँ से हमको डायरेक्टली ठंडक प्राप्त होती है। इसके बाद कंडेंसर, तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट। ये वाटर कूल्ड हो सकता है और एयर कूल्ड हो सकता है। आमतौर पे जो हमारे घरों में एसीज लगे हैं वो एयर कूल्ड कंडेंसर्स होते हैं, लेकिन अगर हम गुणवत्ता और अच्छी चाहते हैं या हमारी और कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम वाटर कूल्ड कंडेंसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पैनल, जहाँ पे उसके पीसीबी पैनल लगा होता है, या फिर डिस्प्ले भी कितना टेम्परेचर पैकेज एसी हमको दे रहा है, वो सब कुछ कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक पैनल में आ जाता है। उसके बाद थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व। तो इसमें थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व का कार्य वही है
कि ये एकदम से प्रेशर को लो करते हुए, जैसे एकदम से ही प्रेशर लो होता है तो उसी प्रकार हमारा टेम्परेचर भी एकदम से लो हो जाता है, और जब ये रेफ्रिजरेंट इवेपरेटर में जाता है तो हमें वहाँ से ठंडक प्राप्त होती है। एयर फिल्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल और अलग अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो एयर अंदर लेते हैं सिस्टम में, वो इसको साफ करने के लिए हम सिस्टम के फ्रंट पैनल पे एक एयर फिल्टर लगा देते हैं जो डस्ट वगैरह को पहले ही अलग कर देता है। फ्रंट पैनल पे हम लोग एक जालीनुमा चीज़ होती है जिससे कोई भी ऐसी चीज़ या हाथ वगैरह भी अंदर की तरफ ना जाए। फैन और हाउसिंग ऊपर की तरफ लगा होता है हमारे पैकेज एसी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एक जहां पैकेज एसी लगा के कई सारे रूम्स को ठंडा करना है तो एक बड़े ब्लोअर फैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो डक्ट्स की मदद से हम उसको अलग अलग रूम्स में प्रभावित करते हैं। हीटिंग और डीह्यूमिडिफाइंग कंपोनेंट्स का इस्तेमाल, हमें अगर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है या फिर ठंड में हमें अगर गर्म ठंडक की जगह गर्मी चाहिए तो हम इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा पॉइंट कंडेंसर का टाइप। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि दो प्रकार के कंडेंसर टाइप होते हैं, एक वाटर कूल्ड, एक एयर कूल्ड। एयर कूल्ड को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि अगर कंडेंसर के बाहरी की तरफ एक आपको फैन दिख रहा है बड़े साइज का, तो यानी वो एयर कूल्ड है। और अगर आपको कंडेंसर के आसपास कोई भी पानी के आने जाने का एक सिस्टम दिख रहा है, यानी वो वाटर कूल्ड है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पानी ज़्यादा तेज़ी से किसी भी चीज़ को ठंडा करता है, तो वाटर कूल्ड जो कंडेंसर्स होते हैं वो हाई कैपेसिटी पैकेज एसी में इस्तेमाल होते हैं। तो एयर कूल्ड, जैसा कि आपको दूसरे बिंदु में लिख रहा है कि 5 टन से कम वाले जो पैकेज एसी होंगे उसमें एयर कूल्ड कंडेंसर होंगे, और उससे अधिक यानी 5 से 15 से 20 तक जो होंगे उसमें वाटर कूल कंडेंसर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसी प्रकार कैपेसिटी जो एयर कूल्ड कंडेंसर की वो वाटर कूल कंडेंसर से कम होती है अगर हम कंप्रेसर की साइज को एक रखें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको दाहिनी ओर एक पैकेज एसी दिख रहा है और बाईं ओर आपको अंदरूनी उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। इसमें ऊपर की ओर ब्लोअर फैन हाउसिंग है, नीचे की ओर आप देख रहे हो कि एक इवेपरेटर कॉइल का सिस्टम है, और टीईवी जो है वो हमारा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है। तो इसमें बेसिकली 3 साइकिल्स काम करती हैं। अगर हमारा वाटर साइकिल है, वाटर कूल कंडेंसर है, तो उसमें एक रेफ्रिजरेशन साइकिल जो बेसिक साइकिल है किसी भी रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट की, एक वाटर साइकिल अगर वाटर कूल कंडेंसर है, और एक एयर साइकिल जिससे हमको एयर, जो हमारी ठंडी एयर है वो कमरों में भेजना है और वहाँ की जो गर्म हवा है उसको वापस अपने सिस्टम में लाना है। और कंप्रेसर नीचे की ओर है, और इसमें जो हमारा एक और कंप्रेसर के बगल में गोल गोल चीज़ दिख रही है वो हमारा क्या है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। अगले उस पर चलते हैं। तो देखिए, एक एयर कूल्ड कंडेंसर का हमारे पास चित्र है। ये एयर कूल्ड कंडेंसर में आप देख रहे हो एक कंडेंसर फैन ऊपर की ओर दिखा हुआ है बड़ा सा। ये लगा होता है कि जो भी हमारा गर्म रेफ्रिजरेंट कंडेंसर कॉइल्स में घूम रहा है उसकी गर्मी को हम सराउंडिंग में बाहर कर सकें। ठीक है। तो इसके आगे, ब्लोअर के आगे हम लोग क्या करते हैं, डक्ट्स का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो डक्ट्स के इस्तेमाल से हम लोग ठंडी हवा को अलग अलग रूम, हॉल वगैरह में भेजते हैं। अगली स्लाइड पे जाते हुए एयर क्वांटिटी की बात करेंगे कि कितनी एयर क्वांटिटी ये पैकेज एसी रूम वगैरह में भेजता है। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फैंस का इस्तेमाल करता है, जो इवेपरेटर की साइड पे लगा रहता है, जो बहुत ही हाई स्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है। तो प्रेशर हाई डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कई सारे रूम्स में भेजना है, उसके बाद वहाँ पे हम लोग डिफ्यूज़र्स का इस्तेमाल करके उस प्रेशर को कम कर लेते हैं। तो इसीलिए कमरे में बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा नहीं जाती क्योंकि हम लोग उसको कम कर लेते हैं, लेकिन हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हाई स्टैटिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। डक्ट्स और ग्रिल की मदद से हम लोग हर रूम में इसको, एयर को भेज सकते हैं। एयर की क्वांटिटी जो होती है वो लगभग 10 से 11.3 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट पर टन। अगर हमारा 3 टन का है तो उस टन, 1 टन का है तो उसके हिसाब से 10 से 11 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से एयर हमारे सिस्टम जो है हमारे रूम्स के अंदर भेजता है।
अगर जैसे क्रिटिकल ऑपरेशन एप्लीकेशन है, जैसे कुछ जगह पे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, सेमीकंडक्टर्स है, कंप्यूटर रूम है, जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई एयर रेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही अत्यधिक गर्म होते हैं और उनका कार्य बहुत जो है सूक्ष्म कार्य होता है, तो हम नहीं चाहते कि वो गर्म हो, क्योंकि उससे हमारी रेटिंग वगैरह में फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे जो होता है, जो रेट ऑफ फ्लो और भी ज़्यादा हो सकता है, 550 क्यूबिक मीटर पर मिनट तक हो सकता है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसका कार्य कैसे होता है। तो कार्य जैसे मैंने बताया कि बेसिकली इसको पैकेज ऐसी एक अलग टाइप का इसलिए क्यों बोलते हैं, पैकेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक ही डब्बे के अंदर, इसके जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही बॉक्स के अंदर रखा होता है। और आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं पैकेज ऐसी, वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। अगर आप उसको एक साइड में रख देंगे तो कभी भी वो आपको एस्थेटिकली ख़राब नहीं लगेगा। अच्छा, एक साइड में छोटा सा पार्ट, साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो रखा जा सकता है। इसकी 3 बेसिक साइकिल्स हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल, कंडेंसर वाटर साइकिल, अगर वाटर कंडेंसर इस्तेमाल कर रखा है हमने, और एयर साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जैसा हम लोग, अगर आपने रेफ्रिजरेंट के बेसिक चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि बेसिकली 4 कंपोनेंट से रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होती है। वो हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल और इवेपरेटर। तो वो बेसिक साइकिल आप लोग यहाँ देख सकते हो कि कंप्रेसर हमारा क्या करता है, जो भी हमारी गर्म हवा इवेपरेटर पे हमारी पड़ती है वो कंप्रेसर की ओर जाती है। कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, और वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो वेपर है या रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर की ओर जाता है। कंडेंसर में वहाँ पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत ही कम, हल्का सा कम होता है, प्रेशर में कोई ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन हल्के से टेम्परेचर के डिफरेंस से भी फेस चेंज हो जाता है। जो हमारा गैसियस रेफ्रिजरेंट है वो हमारा लिक्विफाई हो जाता है। उसके बाद जब वो एक्सपेंशन वॉल में जाता है तो प्रेशर उसका हाई होता है, वो उस और सकरे रास्ते उसमें उसको मिलता है। नॉर्मली जो हमारे कम कैपेसिटी के हैं वहाँ पे हम लोग कैपिलरी ट्यूब वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एकदम से जब एकदम प्रेशर हाई होने के बाद प्रेशर एकदम से रिलीज होता है, तो लो प्रेशर एकदम से होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बहुत लो हो जाता है। इस तरीके से लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है इवेपरेटर पे, लगभग 60 डिग्री के लगभग, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो आजकल हमारे घरों में जो है एसी आ रहे हैं वो मिनिमम 16 डिग्री तक जाते हैं। तो जो कॉइल टेम्परेचर होता है वो लगभग 7 से 8 डिग्री तक अचीव हो जाता है। इसी प्रकार जब वो बाहर की जो गर्म हवा होती है वो इवेपरेटर कॉइल पे पड़ती है तो वो गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है, और जो इवेपरेटर में पड़ा हुआ रेफ्रिजरेंट है वो थोड़ा सा जो है फेज़ उसका फिर से चेंज हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर में बहुत अत्यधिक फ़र्क नहीं आता, लेकिन हल्का सा फ़र्क आ जाता है। और प्रेशर की, जैसा कि लो प्रेशर पहले से ही आ रहा होता है तो प्रेशर भी लो होता है। इसी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाले वेपर को हमारा कंप्रेसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में फिर से कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। जो दूसरी साइकिल है हमारी वाटर साइकिल, वो हमारे कंडेंसर के लिए है कि कंडेंसर में हमारा क्या होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वाटर कूल्ड कंडेंसर, जो शेल एंड ट्यूब टाइप यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर शेल में आपका जो है रेफ्रिजरेंट बह रहा होता है, और जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर हम लोग पानी, नॉर्मल रनिंग वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास रनिंग वाटर की मतलब अवेलेबल है आपके पास, और या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक टैंक सिस्टम बना के भी उस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको बहुत अत्यधिक और ज़्यादा चाहिए तो आप एक कूलिंग टावर के द्वारा वो और ज़्यादा आपका जो है बेटर सिस्टम, बेटर जो है आपके लिए ठंडा पानी प्रोवाइड करेगा। तो इससे जो पानी आता है वो जो रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा है उसको अपने अंदर ले लेता है, और जो रेफ्रिजरेंट है उसका फेस फिर से चेंज हो जाता है, थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है। तो एक ये साइकिल काम करती है जो शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में काम करती है। ये हो गई हमारी वाटर साइकिल। और जो तीसरी साइकिल है वो एयर साइकिल, वो क्या है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पैकेज एसी एक जगह रखा हुआ है और डिफरेंट रूम्स हैं, उसके अंदर हमको वहाँ पे एयर भेजना है, फिर वहाँ की जो गर्म हवा है उसको वापस सक करना है। तो ये जो साइकिल है ये हमारी एयर साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए डक्ट सिस्टम एक पूरा शो किया हुआ है
एक पूरा घर है, इसमें पैकेज एसी बाहर की तरफ रखा हुआ है और इससे डक्ट सिस्टम पूरा अंदर जा रहा है, जो ठंडी हवा है एरो से आप देख रहे हैं, और जो गर्म हवा है वो वापस अंदर जो है एक पैकेज एसी में आ रहा है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। एक थर्मोस्टेट भी लगा होता है। थर्मोस्टेट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। जो टेम्परेचर हम उस पर सेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्रेसर वर्क ऑन या ऑफ होगा। इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि स्पेस एफिशिएंसी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर हम एक सिस्टम से हम 4-5 रूम में जो है कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें 5 एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से स्पेस में हम लोग पैकेज एसी रख देंगे और वो हमारे पूरे घर के लिए काम करेगा। इसी के साथ साथ एक ही सिस्टम चल रहा है तो इसमें कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं जो एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। अलग अलग जो है वायरिंग, आप अगर 5 एसी लगाओगे तो अलग अलग वायरिंग से वो अलग अलग गुजरेंगे, तो उसमें आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे। और क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी कम हो गए हैं तो कूलिंग परफॉर्मेंस भी इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। इनिशियली इसका जो कॉस्ट है वो आपको लो इनिशियली लगेगा, ज़्यादा पाइपिंग भी नहीं है इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि आप नंबर ऑफ सिस्टम्स आपने इसमें कम कर दिए। इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये विंडो एसी का एक बड़ा वर्जन है, तो जैसे विंडो एसी इंस्टॉल करना बहुत आसान है वैसे ही पैकेज एसी भी इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आखिरी पॉइंट जो बहुत कई लोगों के लिए बहुत मायने रखता है वो एस्थेटिक्स, यानी खराब नहीं लगना चाहिए। अगर रूम के अंदर आपके अंदर है डक्ट सिस्टम है तो आप उसको पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं फॉल्स रूफ लगा के, तो उस आपको शो भी नहीं होगा कि आपका एसी कहाँ से वर्क कर रहा है। तो एस्थेटिक वाइज भी ये बहुत अच्छा है। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि डैमेजेस ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, बड़ा सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी, तो इसमें डैमेजेस हो सकते हैं। और पाइपिंग भी, डक्ट सिस्टम में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई लीकेज होगी तो कूलिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लोकेशन हमें चूज़ करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। एक रूफ में लोकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आप रूफ में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एक लोकेशन, इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। तो एक स्पेस आपका ले रहा है वो। उसके बाद डक्टिंग सिस्टम, अगर आपकी घर की डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है, इसमें बहुत ज़्यादा बेंड वगैरह है, तो आपको एक कूलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी और इंस्टॉलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। और विंडो एसी में तो आपने एक खिड़की पे एक लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आपको डक्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो इसमें आपके इश्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था।